सुप्रभात, सभी को नमस्ते। और जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और यह वीडियो सभी विद्यार्थियों के लिए है। हालांकि ऐसा नहीं है कि केवल यह एकेडमी के लिए बनाया गया है, बल्कि क्लास 5 से लेकर या 3 से लेकर भी इसको पढ़ सकते हैं। यह समझने की क्षमता के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन ध्यान से समझिएगा तो इसको 3 क्लास से लेकर ऊपर जितने भी क्लास के बच्चे होंगे सभी इसको वीडियो को आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आइए हम क्लास को शुरू करते हैं। और इससे पहले आपको एक सजेशन देते हैं कि इस वीडियो को देखते हुए साथ ही साथ आप अपना एक नोट्स बनाइएगा, जिसमें आप इसको क्रम बाय क्रम एक साथ लिखते चलिएगा, ताकि आपको समझने में इसके बाद भी आसानी होगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग का जो परिचय है यह हिंदी भाषा के संदर्भ में है। हिंदी भाषा से पहले हम लोग भाषा के बारे में कुछ जानेंगे। भाषा जो है मूलतः भाष धातु, जो कि मूल धातु है। अब मूल धातु से कहने का मेरा मतलब ये है कि मूल धातु यदि आपसे पूछा जाए या आपसे कहा जाए कि संस्कृत का धातु, दोनों बात एक ही है। इसलिए मूल धातु कहें या संस्कृत का धातु रूप कहें, दोनों एक ही है। भाष का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका मतलब होता है अभिव्यक्त करना या विचार करना। परिभाषा के संदर्भ में यदि इसको हम देखें तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा लोग एक दूसरे के साथ विचार विनिमय, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, विचार और विनिमय। विचार किसको बोलते हैं? तो विचार वो होते हैं जब हम किसी अध्वन्यात्मक ध्वनि में अध्वन्यात्मक ध्वनि का जो रूप होता है उसमें जब सार्थकता आ जाती है, यानी हमारे बातों को जब दूसरे लोग समझने लगते हैं, उसे ही बोलते हैं विचार। और इस समझते वाले जो बात है उनको जो हम एक दूसरे तक ट्रांसफर करते हैं उसे हम बोलते हैं विनिमय। इसका मतलब ये हुआ कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा लोग एक दूसरे के साथ विचार विमर्श या विचार विनिमय करते हैं। इसके बाद है कि हम भाषा की विशेषताओं के संदर्भ में समझेंगे। भाषा जो है अर्जित संपत्ति है, यानी जब आपसे पूछा जाए कि भाषा अर्जित संपत्ति कैसे है, तो आप जवाब दीजिएगा कि भाषा जो है यह अर्जित संपत्ति इसलिए है क्योंकि यह कहीं से न कहीं से इसको हम लेते हैं। यानी जब हमारा जन्म होता है तो हम अपने समाज में रहकर इस भाषा को सीखते हैं। और दूसरी जो बातें हैं यहाँ की विशेषता के रूप में, वो है भाषा क्या है, सामाजिक प्रक्रिया है। यानी भाषा का क्रम जो है एक समाज के ऊपर निर्भर करता है। अगर हमारा जन्म अगर एक समृद्ध लोगों के बीच होता है तो हमारी भाषा जो है और भी हमारी समृद्ध हो जाती है। और जब विद्वानों के संदर्भ में ये बात होता है कि विद्वान जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वही भाषा मानक भाषा कहा जाती है। ऐसा नहीं है कि किसी भी बोली को जब वो व्यवहारिक हो जाए तो उसको हम भाषा बोल देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। यानी भाषा का जब परिमार्जित यानी इसमें जब कुछ न कुछ विशेषताएं डेवलप की जाती है, विद्वान लोग इसको परिष्कृत कर देते हैं, प्रयोग करने लगते हैं, तब इसी को हम बोलते हैं भाषा। तीसरा टर्म है कि भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता। मेरे कहने का मतलब ये है कि भाषा एक जो है ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सदैव सुधार की होती है। ऐसा नहीं है कि एक बार भाषा बन गया, भाषा का स्वरूप एक बार चल दिया तो बस वहीं का वहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। यदि वो ऐसा रहता तो कोई भी भाषा अगर फैलती है, प्रसार होती है, तो उसका यही कारण होता है कि वो भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता। मेरे कहने का मतलब ये है कि भाषा जो है अपने अंतिम अवस्था तक कभी भी नहीं रहती। भाषा में हमेशा सुधार होता है, भाषा का रूप हमेशा बदलता रहता है। इसी के संदर्भ में जो चौथी विशेषता है कि भाषा सदैव परिवर्तनशील होता है, परंतु इसका मानक रूप होता है। अब ऐसा नहीं है कि भाषा का जो होगा उसका मानक रूप नहीं होगा। क्यों? मानक रूप की आवश्यकता इसलिए है कि जब हम एक भाषा को दूसरे जगह या दूसरे देश में या दूसरे स्थानों पर जब इसको समझने का प्रयास करते हैं तो यही ये मानक रूप है जो हमें भाषा को समझने में सहायता प्रदान करती है। मानक रूप के संबंध में हम पहले ही बोल चुके हैं कि मानक रूप वो होता है जब किसी भी भाषा को विद्वान पुरुष या सभ्य समाज जब उसका उपयोग करने लगता है तो उसे हम बोलते हैं मानक भाषा। उसके बाद में है कि भाषा का स्वरूप कठिन से कठिन
भाषा का स्वरूप जो होगा वो कठिन से किसके तरफ में होगा, आसान की तरफ में। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि भाषा का जो स्वरूप होता है वो सदैव कठिन से किसके तरफ में होगा, आसान की तरफ में। बिल्कुल सी बात है कि जब तक भाषा का स्वरूप जो क्या होगा, कठिन से आसान की तरफ नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि भाषा का जो होगा वो कठिन से आसान की तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि भाषा कठिन तो होती है शुरू में, लेकिन जब उसमें कुछ ना कुछ सुधार होते रहते हैं तो भाषा क्या होती है, आसान होने लगती है। और जब कोई भी भाषा, चाहे वो हमारी हिंदी भाषा हो, संस्कृत भाषा हो या जो भी भाषा हो, उस भाषा में एक ही बात रहती है कि कठिन से किसके तरफ में, आसान की तरफ में। यानी भाषा जब कठिन होती है तो उसे आसान बनाया जाता है, ताकि जब तक आसान नहीं बनाया जाएगा तब तक इस भाषा का प्रसार जो है अधिक से अधिक क्षेत्रों में, अधिक से अधिक भागों में नहीं हो सकता। इसीलिए जो भाषा की पांचवी विशेषता है वो है कि भाषा का स्वरूप कठिन से किसके तरफ में होता है, आसान की तरफ में होता है। उसके बाद में है कि भाषा को सीखने के मनोवैज्ञानिक, यहाँ पे एक शब्द जो है मनोवैज्ञानिक, बहुत ही ध्यान से समझना है। मनोवैज्ञानिक जो संदर्भ है वो एक मनोवैज्ञानिक जो संदर्भ है वो भाषा के रूप में ये है कि पहले हमारे अंदर में क्या होनी चाहिए, जिज्ञासा, उसके बाद में क्या होना चाहिए, अनुकरण, उसके बाद में क्या होना चाहिए, अभ्यास। इन तीन क्रमों की बहुत ही आवश्यकता है किसी भी भाषा को सीखने के लिए। सामान्यतः बालकों को जब जन्म होता है किसी भी बालक का, तो उसके संदर्भ में यही चीज बहुत ही महत्वपूर्ण लागू होती है, सिद्ध होती है कि सबसे पहले किसी भाषा को सीखने के लिए मानव के मन में क्या होना चाहिए, जिज्ञासा। यानी जब हम जिज्ञासा हमारे अंदर रहती है तभी हम किसी चीज को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। और जब हम किसी चीज को जानते हैं, एक शब्द आता है यहाँ पे, नोट कीजिएगा, एक शब्द आता है जिज्ञासा और एक शब्द आता है जिज्ञासु। जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की इच्छा, और जिज्ञासु का मतलब होता है जो जानने वाला है उससे हम बोलते हैं जिज्ञासु। तो जिज्ञासा का मतलब सिंपल सा है, जानने की इच्छा, और जिज्ञासु का मतलब होता है कि जो व्यक्ति जानता है, जानने के लिए उत्सुक रहता है, उस व्यक्ति को बोलते हैं जिज्ञासु। उसके बाद में आता है एक शब्द अनुकरण। अनुकरण का मतलब यहाँ तात्पर्य इससे है कि जब हम भाषा को एक जिज्ञासा के माध्यम, एक इच्छा के माध्यम से जब हम सीखते हैं, तो उस भाषा को जिस प्रकार से हम सीखते हैं, जिस प्रकार से हम बोलते हैं या सुनते हैं, उसका जब हम अनुकरण करते हैं, हूबहू वैसा ही बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं अनुकरण। और इस अनुकरण का जब हम बार बार, यानी हर बार इसको प्रयास करते हैं ताकि ये क्या हो, समृद्ध हो, भाषा में निखार आए, तो उसके लिए क्या होना जरूरी है, अभ्यास। यानी बिना अभ्यास का कोई भी भाषा इन तीन क्रमों में ही चलना चाहिए। अगर ये तीन क्रम किसी के अंदर नहीं है तो व्यक्ति क्या होगा, किसी भाषा को न तो अच्छा से सीख सकता है और ना ही उसमें उसके कोई जो है महत्वाकांक्षा जो है, दृष्टिकोण जो है अर्जित कर सकता है। उसके बाद में आता है कि भाषा का विकास क्रम। इसको देखने से पहले आपके मन में जो है दो बातें आएगा कि ये भाषा का विकास क्रम क्या है। तो भाषा का विकास क्रम ये जो है यह सभी के दृष्टिकोण से है। यह जो है भाषा का विकास क्रम यह सभी के दृष्टिकोण से है। ऐसा नहीं है कि हिंदी के लिए अलग होगा, संस्कृत के लिए अलग होगा, इंग्लिश के लिए अलग होगा, ऐसा नहीं है, बल्कि ये भाषा का विकास क्रम है कि एक मानव जब किसी भाषा को सीखने चलता है तो उसके लिए क्या जरूरी है। सबसे पहले तो उसके लिए जो सबसे पहले जरूरी है वो किसी भी भाषा को ध्यान से सुनना। जब वो किसी भाषा को सुनेगा ध्यान से तो फिर उसे क्या करना होगा, बोलना होगा। जब वो बोल पाएगा तो उसे क्या करना होगा, फिर उसे पढ़ना होगा, और जब पढ़ेगा तो फिर क्या करेगा, वह लिखेगा। यानी इन क्रमों का ध्यान बहुत ज्यादा जरूरी है। अर्थात कभी कभी हम ऐसा भी बोल सकते हैं, कभी कभी एक शब्द ज्यादातर लोग बोलते हैं बाजार, और एक शब्द होता है बाजार। इन दो शब्दों पर गौर से ध्यान दीजिएगा। अभी जो हम लोग ज्यादातर बोल देते हैं बाजार, यह जो है यह वर्तमान की हिंदी में तो चलन है, वर्तमान की हिंदी में चल रहा है, लेकिन यह गलत है। इसको ही पुराने हिंदी में इसको सही माना गया, लेकिन ज्यादातर बोलने की दृष्टि से, लोकप्रियता की दृष्टि से इस शब्द को अब हिंदी ने क्या किया है, अपने अंदर समाहित कर लिया, जबकि इस शब्द को छोड़ दिया गया है। लेकिन मूलतः जो शब्द ये है यही बाजार सही है, ये वाला बाजार गलत है। लेकिन अधिकांश बोलने के लिए और लोकप्रिय हो जाने के चलते लोग ज्यादातर इसी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, इस शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। इसी के संदर्भ में है
कि सुनना बहुत ज्यादा आवश्यक है कि यदि हम किसी भाषा को गौर से नहीं सुनेंगे, उसको ध्यान से नहीं सुनेंगे और उसको अच्छा से नहीं बोलेंगे, क्या हमको सुनना है। अगर हम सही सुनेंगे तभी सही बोल पाएंगे, और जब सही बोल पाएंगे तभी सही से पढ़ पाएंगे, और जब सही से पढ़ पाएंगे तो पुनः हम सही से लिख पाएंगे। इसके बाद में है भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार जो होते हैं, ये भाषा के प्रकार यहाँ पे लिखा होगा 2/3, यानी 2 भी है और 3 भी है। इसको थोड़ा सा भ्राम की स्थिति पैदा होता है कि भाषा में 2 और 3 का मतलब क्या है। तो भाषा के जो कुल प्रकार हैं उसमें यदि आपसे पूछा जाए तो वहां पे है 3। एक है मौखिक, दूसरा है लिखित और तीसरा है सांकेतिक। यहाँ पे हम तीनों का एक बारी बारी से चर्चा करेंगे, गौर से सुनिएगा। मौखिक भाषा का मतलब ये होता है कि जब मनुष्य का जन्म हुआ तो हमने क्या किया, हमने कुछ ना कुछ हमें सिखाया गया कि कुछ ना कुछ बोलना है, तो हमने बोलना शुरू किया। और बोलने के क्रम में हमने कोई वहां पे लिखना शुरू नहीं किया, पहले हमने क्या किया, बोलना शुरू किया। तो जो हम वहां पे जब हमारा जन्म हुआ उस समय जो हम बोलना शुरू किया उसी को हम बोलते हैं मौखिक भाषा। यानी इसको हम आमतौर पर ये बोल सकते हैं कि जो घरेलू बोलचाल की जो शैली है या घरेलू बोलचाल की जो सशक्त माध्यम है उसे हम बोलते हैं मौखिक भाषा। मौखिक भाषा ये क्या है, ये बहुत ही आसान है, इसमें कोई लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम लिखित भाषा की बात करते हैं तो जब इसी मौखिक भाषा को हम कहीं ना कहीं लिखने का प्रयास करते हैं तो उसे हम बोलते हैं लिखित भाषा, और इसको हम बोलते हैं सांकेतिक भाषा। लेकिन तीनों में विशेषता क्या है, मौखिक भाषा है ये जो है आसान माध्यम तो है, लेकिन यह संचार का सशक्त माध्यम नहीं है। मतलब एक जगह से दूसरे जगह यदि हम इसको बताने का प्रयास करें तो उतना यह जो है सशक्त माध्यम नहीं है। एक दृष्टिकोण से हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कोई व्यक्ति जो है यहाँ पे है, एक व्यक्ति यहाँ पे है, ठीक है, और एक व्यक्ति यहाँ पे है। इस जगह पे यहाँ पे सिंपल सा है, थोड़ा सा हम दिखा दे रहे हैं, ये दूर है। मान लेते हैं व्यक्ति जो है दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो जब दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे, बोलेंगे, तो इनको तो हम कहेंगे मौखिक, क्योंकि इनमें केवल सामान्यतः बोलचाल हो रहा है, तो बोलचाल को तो हम बोलेंगे मौखिक। लेकिन मौखिक से बड़ा क्या है, लिखित है। लिखित इसलिए है क्योंकि यदि यह व्यक्ति दूर भी चला जाए तो इसे हम क्या कर सकते हैं, अपनी बातों को लिखकर उसके सामने या उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो यह क्या हुआ कि जब दो व्यक्ति आपस में निकट हो तो उसके लिए तो मौखिक भाषा आसान है, लेकिन जब दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति अपने जब संचार या अपने भाव विचार को जब एक दूसरे को आदान प्रदान करना चाहे और उस समय वो क्या हो, दूर की स्थिति में हो, तो उनके लिए सशक्त माध्यम कौन सा काम करेगा, लिखित भाषा। इसीलिए मौखिक भाषा जो है वह दूर के लिए नहीं है, वो केवल नजदीक के लिए ही है। इसलिए हम लिखित भाषा का जो है वह उपयोग दूर के लिए करेंगे और मौखिक भाषा का उपयोग जो है नजदीक के लिए करते हैं। तीसरा है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा को सामान्यतः हिंदी व्याकरण में शामिल नहीं किया गया है, इसलिए जब आपसे परिभाषा पूछा जाता है कि भाषा के कुल प्रकार कितने हैं तो आपको बताना है 3, और जब भाषा के मुख्य प्रकार जब आपको बताया जाएगा, पूछा जाएगा, तो आपको बताना है 3। दो कौन कौन, तो जब मुख्य भाषा होगा तो वहां पे आपको बताना है मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा के कुल प्रकार कितने हैं तो आपको बताना है मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा के ऊपर हम बात करते हैं। सांकेतिक भाषा का मतलब ये हुआ कि जब तक कोई भी ध्वनि हो, जब तक हमें सुनाई दे, लेकिन उसमें सार्थकता नहीं हो। ध्वनि में क्या होना चाहिए, ध्वनि जब तक सार्थक नहीं हो, इस बात को याद रखना है, तब तक यह क्या कहलाएगी, सांकेतिक भाषा। यानी जब ध्वनि में जब ध्वनि का सार्थक अर्थ नहीं हो, सार्थकता नहीं हो, तो उस क्रम में वो क्या कहलाएगी, सांकेतिक भाषा। लेकिन जब यह ध्वनि में कोई सार्थकता आ जाए, ठीक है, तो उस समय क्या होगी, उस समय भी वह सांकेतिक रूप में रहेगी, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आइए इसको दूसरे जगह हम समझते हैं गौर से। यहाँ पे देखिएगा जगह कम है थोड़ा सा,
जैसे आप लोग जाते हैं और कहीं कहीं पे देखते हैं कि ऐसे लगा हुआ रहता है बोर्ड, और उस पर जो है एक एरो ऐसे लगा होगा, एक एरो इधर से लगा होगा और एक एरो इधर डिसाइड रखता है, बोर्ड पर लगा हुआ रहता है, और ये पूरा का पूरा क्या है, बोर्ड है। तो जब हम जाते हैं तो इस बोर्ड को देखने के बाद में हमको ये पता चलता है कि यदि इस जगह किसी जगह का नाम ले लिया जाए, जैसे हमको यहाँ से जाना है मोतिहारी, इधर जाने का रास्ता क्या है, मोतिहारी है, इधर मान लिया जाए अरेराज है, और इधर जो है मान लिया जाए कोटवा की तरफ में है, और इधर से कोई व्यक्ति जा रहा है, तो जाने वाला व्यक्ति क्या देखेगा, वहां पे संकेत देखेगा, या संकेत देखेगा और संकेत से क्या समझ जाएगा कि इधर अगर हमको जाना होगा तो इधर जाने के क्रम में हमारा क्या मिलेगा, मोतिहारी, और यदि सीधे हम जाते हैं तो क्या मिलेगा, अरेराज, और इधर जब हम चलेंगे तो इधर क्या मिलेगा, हमको मिलेगा कोटवा। तो इस संदर्भ में जब कोई व्यक्ति जा रहा है तो वहां पे केवल संकेत के माध्यम से वो समझ जा रहा है कि हमको जाना किधर है। इसीलिए जब जहां पे कोई संकेत का इशारा हो तो इसका मतलब किससे होता है, सांकेतिक से होता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि केवल यही एक सांकेतिक है। सांकेतिक का मतलब ये भी होता है कि जब तक कोई भी ध्वनि में सार्थकता नहीं आए, यानी किसी ध्वनि को बोलने से हमें पूरी तरह से पहचान न मिले कि हाँ हमें जो है इसके संदर्भ में बात हो रहा है। जैसे सामान्यतः हम मंदिर में जाते हैं और वहां पे घंटी लगी रहती है, तो उसको जब हम बजाते हैं तो उससे जो आवाज निकलती है उससे कोई खास में अर्थ तो नहीं निकलता, तो उस समय जो मंदिर से निकलने वाली जो घंटी की आवाज है वो भी कैसी है, सांकेतिक है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सांकेतिक का जो स्वरूप है वो तो आप समझ गए होंगे। अब आते हैं भाषा के, हिंदी भाषा का विकास क्रम। हिंदी भाषा का जो विकास क्रम है उसमें गौर से समझने वाली बात है। सबसे पहला जो हम समझेंगे कि हिंदी का जो विकास क्रम जो है वह संस्कृत से ही शुरू हुआ। संस्कृत का प्राचीनतम जो रूप था वो दो रूप में था, एक था वैदिक संस्कृत और दूसरा था लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत को हम बात करेंगे तो वैदिक संस्कृत वे थे जिनको जो है वेद और उपनिषद के संदर्भ में बताया जा रहा है कि वेद और उपनिषद जो लिखे गए वो मूलतः किस संस्कृत में लिखे गए, वैदिक संस्कृत में। और जो लौकिक संस्कृत था वो सरल भाषा था। सरल भाषा का मतलब यह जन में प्रचलित था, लोगों में क्या था, प्रचलित था, इसलिए इसको हम जन भाषा ही बोल सकते हैं। तो यहाँ पे था कि लौकिक जो संस्कृत का रूप था ये व्यवहारिक था, लोगों में प्रचलित था, इसीलिए इसको कहा गया सरल भाषा या जन भाषा। उसके बाद में है कि संस्कृत जब यहाँ से चली, किससे चली, तो लौकिक संस्कृत से ही चली है हिंदी। ठीक है, तो संस्कृत से जब रूप चला तो सबसे पहले आया पाली। और पाली के संदर्भ में सुनकर थोड़ा मन में ये होता है कि पाली कौन सा है, तो पाली के संदर्भ में हम बता दे रहे हैं कि भगवान बुद्ध के जितने भी उपदेश हुए उन सभी की जो रचना संकलित हुआ, उनका जितना भी रूप बना वे सभी किस भाषा में हुए, पाली भाषा में। और उसके बाद में आई प्राकृत। प्राकृत जो है वो पाली का रूप बिगड़ा हुआ, मतलब थोड़ा सा इसमें बदलाव हुआ, चेंजिंग हुआ, परिवर्तन हुआ। उसके बाद में आई प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा का संदर्भ में याद रखने के लिए हम यहाँ पे उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं कि भगवान महावीर के जो जितने उनके वचन, जितने उनके उपदेश हुए उन सभी का जो संकलन मिलता है वो किस भाषा में मिलता है, प्राकृत भाषा में। प्राकृत के बाद में अपभ्रंश। अपभ्रंश जो हुआ यह प्राकृत का जो है बिगड़ा हुआ रूप था। अपभ्रंश, अपभ्रंश, अब को अलग कर दीजिए और भ्रंश को अलग कर दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि भ्रंश मतलब होता है बिगड़ा, यानी बिखरा हुआ, टूटा हुआ रूप। तो जब प्राकृत भाषा का जब बिगड़ा हुआ रूप मिला तो उसमें आया अपभ्रंश। अपभ्रंश को जो है सामान्यतः क्वेश्चन करके पूछ लिया जाता है कि अपभ्रंश को क्या कहेंगे। तो जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पुरानी हिंदी कौन सी है तो उसका नाम आता है अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी कहा जाता है। और अब देखिए यहाँ पे यहीं से कहानी वो शुरू होता है कि हिंदी जब यहाँ से अपनी जो है बीजारोपण हुआ। हिंदी जो हम लोग आज मूलतः खड़ी बोली के रूप में जिस स्थान पर प्रयोग करते हैं उसका जो बीजारोपण इसी जगह से शुरू हो रहा है। यहाँ तक तो अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करते आ रही है कि हमारा अस्तित्व कायम हो, हमारा अस्तित्व मिल जाए, लेकिन यहाँ तक उसको अपने अस्तित्व में कायम होने का कोई अवसर नहीं मिला। लेकिन जब वो अपभ्रंश तक आई तो यहाँ उसको क्या मिला, उसको यहाँ पे अपना समय मिल गया, वहां पे उसको बीजारोपण हो गया हिंदी का। तो ये जो पुरानी हिंदी है इसको बोलते हैं अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी बोलते हैं। अपभ्रंश से जो बिगड़ा हुआ और परिवर्तनशील जो रूप मिला उसको हम बोलते हैं औहट। और औहट का जो रूप मिला आगे बिगड़ा हुआ, और ये बिगड़ा हुआ मत कहिए, इसको ऐसे बोल सकते हैं कि इसमें जो है कहीं ना कहीं परिवर्तन हो रहा है।
बिगड़ा हुआ नाम क्या होगा? भाषा के संदर्भ में क्या कहेंगे कि परिष्कृत या सुधार कहेंगे। इसको हम बोल सकते हैं कि इसमें कुछ न कुछ जो है विशेषता डाला गया, विशेष प्रकाश डाला गया, जिसके संदर्भ में औहट से क्या बनी? खड़ी बोली। खड़ी बोली को ही वर्तमान में क्या बोलते हैं? हिंदी का स्वरूप जो है वर्तमान में खड़ी बोली ही है। हिंदी भाषा की जो है 5 उपभाषाएं हैं। अब 5 उपभाषाएं कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे एक घर में कोई मुख्य सदस्य होता है, तो मान लिएगा यहाँ पे हिंदी जो है किसी घर का क्या है? मुख्य सदस्य है। और उस मुख्य सदस्य में जो है, इस मुख्य सदस्य को जो मदद करने वाले हैं वो 5 जो है हिंदी के रूप हैं। कौन कौन से? एक पश्चिमी हिंदी, और दूसरा है पहाड़ी हिंदी, तीसरा राजस्थानी हिंदी, और उसके बाद में पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी। तो हिंदी का जो विकास का जो गाथा है उसमें जो योगदान देने वाले हैं वो यही है, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी। अगले जो हम लोग अध्याय, जब इसके बाद अगला जो पार्ट आएगा उसमें हम लोग संदर्भ में समझेंगे कि पश्चिमी हिंदी क्या होगा, पूर्वी हिंदी क्या होगा और पहाड़ी हिंदी क्या होगा, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी। तो ये तो रहा पूरा अभी जो है हिंदी भाषा का थोड़ा सा परिचय हम लोग समझे, और यही था पूरा। और इसके बाद जो अगला जो वीडियो आएगा उसके क्रम में हम लोग जानेंगे कि भाषा के संदर्भ में जो क्वेश्चन बनते हैं उसके संदर्भ में हम लोग देखेंगे। और उस दिन जो है हम लोग पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी के संदर्भ में पूरी अच्छे से समझेंगे। और एक एक क्वेश्चन को यहाँ से हम देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन बनता है, और इसको देखिएगा, एक नोट्स बना लीजिएगा। अगर इससे संबंधित कोई अगर आपके मन में डाउट हो और कोई अगर को लगता है कि हाँ समझने में त्रुटि हो, तो आप इसमें वीडियो के नीचे जो है आप कमेंट कर सकते हैं, और जो भी इसमें कठिनाई होगा उसके बारे में आप कमेंट कीजिएगा, तो इसका जवाब आपको मिल जाएगा। और एक बार इसको पूरा हम रिव्यू एक बार कर लेते हैं 5 मिनट के संदर्भ में, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो सबसे पहले तेजी से देखते हैं। भाषा जो है, भाषा संस्कृत के मूल धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अभिव्यक्त करना या विचार प्रकट करना। उसके बाद जब हम भाषा की परिभाषा देखते हैं तो भाषा के बारे में है कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा लोग एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? विचार विनिमय या विचार विमर्श करते हैं। उसके बाद में हम आते हैं कि भाषा की विशेषता क्या है। तो भाषा की विशेषता ये है कि भाषा क्या है? अर्जित संपत्ति है। भाषा को व्यक्ति जो है एक समाज में रहकर सीखता है और उसको अर्जित करता है। एक क्वेश्चन मन में आता है कि भाषा क्या, भाषा को संदर्भ में लेकर कि भाषा दरअसल होता क्या है। तो इसको ऐसे समझिए कि जब मनुष्य जो बोलता है तो बोलने के लिए तो कुछ बोलेगा, लेकिन क्या बोलना है उसको सिखाने का काम कौन करता है? भाषा ही करता है। इसलिए भाषा जो है व्यक्ति को जो है एक सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत रखता है। भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता, अर्थात इसमें हमेशा कुछ न कुछ परिवर्तनशील होते रहते हैं, आसान काम किए जाते हैं। भाषा का सदैव परिवर्तनशील होता है, परंतु इसका मानक रूप होता है। मानक रूप होने का मतलब इसको सभ्य समाज भी इसका उपयोग जब करते हैं तो इसका कहीं ना कहीं साहित्य रूप मिलता है। इसलिए भाषा का साहित्य रूप होता है, जबकि बोली का नहीं होता है। अगले वीडियो में हम लोग बोली के संदर्भ में बात करेंगे। इसके बाद में भाषा का स्वरूप कठिन से किसके तरफ में होता है? आसान के तरफ में होता है। इसके बाद में कि भाषा सीखने का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है, जो हम बताए हैं कि तो पहले क्या होगा? जिज्ञासा, उसके बाद में क्या होना चाहिए? अनुकरण, उसके बाद में अभ्यास। इसके बाद में है कि भाषा का विकास क्रम क्या होना चाहिए? सबसे पहले किसी भाषा को सीखने के लिए पहला विकास क्रम सुनना, उसके बाद में बोलना, उसके बाद में पढ़ना, उसके बाद में लिखना। इसके बाद में है कि भाषा के प्रकार कितने हैं? तो भाषा के 2 प्रकार या 3 है, लेकिन इसको कैसे समझेंगे कि भाषा के जो कुल प्रकार है वो 3 है और भाषा के जो मुख्य प्रकार है वो 2 है। हिंदी भाषा का विकास क्रम जो है उसके बारे में दिया जा रहा है कि हिंदी भाषा का जो विकास क्रम हुआ वो संस्कृत से शुरू हुआ। और संस्कृत में किससे? तो संस्कृत का 2 रूप था, एक वैदिक संस्कृत और दूसरा था लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत को हम बोल सकते हैं कि जो वेद लिखे गए या उपनिषद लिखे गए उनकी जो भाषा थी वो कैसी थी? वैदिक संस्कृत। और संस्कृत का जो लौकिक संस्कृत जो मिलता है यह लोगों की भाषा थी, यामजन की भाषा थी, ठीक है। इसके बाद में संस्कृत जो चला उसका रूप जो पहला मिला उसको हम बोलते हैं पाली। उसके बाद में आता है, उसके बाद में इसका रूप जो आगे बढ़ा इसको बोलते हैं प्राकृत। इसके बाद भी जो आगे बढ़ा उसको बोलते हैं अपभ्रंश। अपभ्रंश को क्या बोलेंगे? पुरानी हिंदी भी कह सकते हैं। इसके बाद में अपभ्रंश का जो रूप आगे बढ़ा उसको बोलते हैं औहट, और औहट से आगे बढ़ा तो इसको बोलते हैं खड़ी बोली। खड़ी बोली में वर्तमान में क्या बोलेंगे? हिंदी बोलेंगे।
उसके बाद मैं हिंदी की भाषा जो उपभाषाएं हैं इसके संदर्भ में, हिंदी की उपभाषाएं मतलब अभी बोले हैं कि हिंदी क्या है, एक मानिए कि इसको यह एक भाषा का मुखिया है, ठीक है, हिंदी के संदर्भ में, केवल हिंदी के संदर्भ में। और इसको सहायता करने के लिए, इसको मदद करने के लिए ये 5 जो उपभाषाएं हैं इनको हम बोलते हैं पश्चिमी हिंदी, दूसरा है पहाड़ी हिंदी, और तीसरा राजस्थानी हिंदी, और इसके बाद में पूर्वी हिंदी, इसके बाद में बिहारी हिंदी। तो इतना ही हम आज के लिए सेशन को रखते हैं, और नोट्स बनाइएगा प्रॉपर वे में, और वीडियो के नीचे जो है आपको कमेंट करना है कैसा लगा वीडियो, आपको बताना भी है। और यह जो है सभी विद्यार्थियों के लिए था, इसमें आपको ये नहीं रखना है कि हम किस क्लास में हैं, आप इसको बेहिचक बना सकते हैं, नोट्स बनाइए और इसको ध्यान में रखते हुए अच्छा से इसको रिवाइज कीजिए। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।